नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करने जा रहे हैं भारतीय काव्य शास्त्र एक दृष्टि में, यानी कि भारतीय काव्य शास्त्र को जल्दी से पढ़ने के लिए सरसरी निगाह से एक दृष्टि में आप उन महत्वपूर्ण फैक्ट्स को कैसे याद कर सकते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। वैसे भी आपके पास तमाम भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित किताबें होंगी, ऑब्जेक्टिव किताबों से लेकर सब्जेक्टिव किताबों तक। लेकिन हमने कुछ दिनों पहले एक बहुत ही प्रामाणिक किताब के बारे में बातचीत किया था। भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित किताब थी। उसी किताब को आधार बनाते हुए हमने नोट्स बनाया है जो कि आप एक दृष्टि में भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में समझ पाए। तो चलिए देखते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र से हमारा अभिप्राय है संस्कृत भाषा में प्रस्तुत काव्य शास्त्र, क्योंकि भारत की जिन अन्य भाषाओं में, अगर उदाहरण के लिए माना जाए हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती आदि में काव्य शास्त्र लिखा गया है या फिर प्रतिपादित किया गया है, उनमें संस्कृत काव्य शास्त्र के ही मूल सिद्धांतों को अपनाया गया। यानी कि जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं, हिंदी समेत उन भारतीय भाषाओं के जो भी काव्य शास्त्र लिखे गए हैं, सब संस्कृत काव्य शास्त्र से प्रभावित रहे। उनके मूल सिद्धांतों को ही अपनाया गया है तथा वहीं से विपुल सामग्री ग्रहण की गई है। इनमें अपने अपने साहित्य से संबंधित जो सामग्री जोड़ी भी गई है वह कलेवर दृष्टि से अल्प या थोड़ी बहुत मौलिक उद्भावनाएं की गई हैं। ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आधुनिक आर्य भाषाओं में कुछ अगर मौलिक उद्भावना करने की कोशिश की भी गई है तो कहीं न कहीं से संस्कृत काव्य शास्त्र की नकल ही कही जा सकती है। संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ की बात करें तो नाट्य शास्त्र का नाम लिया जाता है, जिसके रचयिता है आचार्य भरत मुनि। और अंतिम प्रख्यात महत्वपूर्ण ग्रंथ रस गंगाधर है, जिसके रचयिता है जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ। तो आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है कि संस्कृत काव्य शास्त्र में पहला जो ग्रंथ लिखा गया था वो था नाट्य शास्त्र, और उसके लेखक थे आचार्य भरत मुनि, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आप तो पहले से भी जानते हो। और अंतिम प्रख्यात एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है रस गंगाधर। तो आप देख रहे हैं कि शुरुआत हुई नाट्य शास्त्र से और अंत हो रहा है रस गंगाधर से। तो आपके दिमाग में तुरंत ये बैठ जाना चाहिए कि नाट्य शास्त्र से लेकर रस गंगाधर तक की जो परंपरा रही है वो संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा रही है। उसी को आधुनिक भारतीय भाषाओं ने भी अपनाया। जैसा कि मैंने बताया, नाट्य शास्त्र का प्रणेता भरत को माना जाता है, जिनका समय तीसरी शती ईसा पूर्व और तीसरी शती ईस्वी के मध्य माना जाता है। क्योंकि जब आप संस्कृत आचार्यों के बारे में पढ़ेंगे तो उनके जन्म काल को लेकर, उनके जन्म समय को लेकर बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं रही है। इसलिए आपको एक लंबा समय दिया जा रहा है कि भरत का जो समय था वो तीसरी शती ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शती ईस्वी के मध्य माना गया है। वहीं अगर रस गंगाधर के प्रणेता की बात करें, जगन्नाथ है, जिनका समय ईसा की 17वीं शती माना गया, यानी कि 17वीं शती के आसपास में जगन्नाथ है। और ये अंतिम आचार्य माने जाते हैं संस्कृत काव्य शास्त्र। जैसा कि ऊपर ही बताया गया कि शुरुआत होती है नाट्य शास्त्र से और रस गंगाधर इसकी अंतिम रचना मानी जा सकती है। इस तरीके से भरत से लेकर जगन्नाथ तक की जो यात्रा है वही क्या है, संस्कृत काव्य शास्त्र है। अगर बात करें इन 1.5-2 सहस्त्र वर्षों की कालावधि में अनेक आचार्यों द्वारा काव्य शास्त्र के सिद्धांतों में निरंतर कभी तीव्र और कभी मंद विकास होता रहा है। यानी कि संस्कृत काव्य शास्त्र के लेखन कार्यों में भी उतार चढ़ाव रहा है। कभी तेजी से आचार्यों ने काम करना शुरू किया, कभी उनमें मंद गति भी रही है। अगर बात करें, भारत को रसवाद यानी कि रस सिद्धांत का प्रतिष्ठापक माना जाता है और प्रथम प्रतिपादक भी माना जाता है। इनके बाद 3 आचार्य हुए जिन्होंने कि अलंकार सिद्धांत को अपनाया। इसमें उनका नाम है भामा, दंडी, उद्भट, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि भामा किस लिए जाने जाते हैं, दंडी किस लिए जाने जाते हैं, या फिर उद्भट किस लिए जाने जाते हैं। ये सब क्या है, अलंकारवादी आचार्य है। जबकि यहाँ ऊपर बताया गया भरत क्या है, रसवादी। भरत ने रस सिद्धांत की शुरुआत तो की थी, लेकिन जस्ट उनके बाद 3 आचार्य आए
और उन्होंने अलंकार सिद्धांत को अपनाया और उनके नामों को आपने देख लिया कि भामा है, दंडी है और उद्भट है। इनके ग्रंथों के क्रमशः नाम है काव्यालंकार, काव्यादर्श, काव्यालंकार सार संग्रह। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो भामा काव्यालंकार, दंडी काव्यादर्श, उद्भट काव्यालंकार सार। तो इस तरीके से आप अपने दिमाग में इन रचनाओं और रचनाकारों का नाम जरूर बैठाकर रखें। भामा को अलंकार सिद्धांत का प्रवर्तक कहा जाता है और शेष आचार्यों ने उनका अनुकरण किया। यानी कि 3 आचार्यों की तो बात की जा रही है, लेकिन भामा ही अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक कहे जाते हैं और बाकी जो 2 कवि आचार्य बच रहे हैं वे भामा का अनुकरण मात्र ही किया। भामा और दंडी का समय 6ठी 7वीं शती ईस्वी के आसपास में माना जाता है और उद्भट का समय 9वीं शती। तो इनके समय में भी आप अंतर देख रहे हैं कि भामा और दंडी का जो समय है वो लगभग एक साथ आपको मिलता है, यानी कि समकालीन कहा जा सकता है। लेकिन उद्भट थोड़े इन लोगों से जूनियर है, इनका जो समय है 9वीं शती। इसी शती में वामन हुए, यानी कि 9वीं शती के आसपास में वामन का भी जन्म हुआ, उद्भव हुआ और जिन्होंने रीति सिद्धांत की प्रतिष्ठा की यानी स्थापना की। किंतु यह सिद्धांत आगे न चल सका और इनके ग्रंथ की बात करें तो इनका ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। तो आप देख रहे हैं कि नाट्यशास्त्र, काव्य अलंकार, काव्यादर्श, काव्यालंकार सार संग्रह, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, ये जितने भी ग्रंथ हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और आपको बिल्कुल क्लियर करके रखना है कि कौन ग्रंथ किसका है। और आप दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि कैसे संप्रदायों का विकास हुआ और जन्म हुआ और विकास हुआ। पहले रस आया, फिर अलंकार, फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर रीति की बात किए थे वामन। तो इन लोगों से लगातार परीक्षा में प्रश्न आते रहते हैं, तो ध्यान में रखना है। आगे बात करें, रुद्रट भी इसी काल के हैं जिन्होंने अपने समय में प्रचलित काव्य सिद्धांतों में से अभीष्ट सिद्धांतों का संकलन काव्यालंकार में किया है। यानी कि रुद्रट ने भी काव्यालंकार नाम से ही रचना की। इससे पहले भामा ने भी काव्यालंकार नाम से ही अपने ग्रंथ का नाम रखा था। तो रुद्रट और वामन लगभग समकालीन है और रुद्रट ने भी सिद्धांतों का संकलन किया काव्यालंकार ग्रंथ में। यह संकलन इनसे पूर्ववर्ती और परवर्ती आचार्यों के सिद्धांतों के बीच एक श्रृंखला का कार्य करता है। रुद्रट का यहाँ पर देख रहे हैं मेन जो काम है कि इन्होंने अपने पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों आचार्यों के बीच में पुल का काम किया है, यानी कि जोड़ने का काम किया। 9वीं शती में एक अन्य प्रसिद्ध आचार्य हुए जिनका नाम है आनंदवर्धन। आनंदवर्धन की रचना का नाम है ध्वन्यालोक। इसमें उन्होंने ध्वनिवाद जैसे आंतरिक तत्व का प्रवर्तन किया और काव्य शास्त्र को एक नूतन दिशा दिखाई। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि काव्य शास्त्र को एक नई दिशा किसने दिखाई थी, तो उसका सही जवाब है आनंदवर्धन। इन्होंने ध्वनिवाद अलग तरीके का आप देख रहे हैं, रीति के बाद ध्वनि सिद्धांत को इन्होंने प्रतिस्थापित किया और आंतरिक तत्व इसको माना जाता है, इसका प्रवर्तन किया। और यही नहीं, इन्होंने काव्य शास्त्र को एक नई दिशा भी दी है। इनसे पूर्व यानी कि आनंदवर्धन से पूर्व रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत और रीति सिद्धांत अवश्य प्रतिपादित हो चुके थे, किंतु अंतिम 2 काव्य सिद्धांत वाह्यपरक थे और रस सिद्धांत भले ही आंतरिक था, पर इनके समय तक इसका यथावत अनुशीलन और अनुमोदन नहीं हुआ था। तो यहाँ पर बात बताई जा रही है कि जो आनंदवर्धन है के पहले तमाम सिद्धांत स्थापित हो चुके थे। कुछ उसमें बाह्य सिद्धांत थे, कुछ आंतरिक सिद्धांत थे, जिसमें कि रस क्या है, आंतरिक सिद्धांत। रस को हम देख नहीं सकते, लेकिन जब अलंकार की बात की जाती है, आभूषण की बात की जाती है, तो वो क्या है, वह है। और ध्वनि भी रस की तरह ही आंतरिक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग बात देखने को मिल रही होगी, पढ़ने को मिल रही होगी। आप जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि तमाम किताबों को पढ़े होंगे, लेकिन जो चीज स्पष्ट होकर अब आ रही होगी कि जो सिद्धांत दिए गए संस्कृत काव्य शास्त्र में, उसमें भी कुछ आंतरिक सिद्धांत हैं, कुछ बाह्य सिद्धांत। जैसे रस ध्वनि क्या हो गया, आंतरिक, और अलंकार सिद्धांत बाह्य हो गया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हुआ था, आनंदवर्धन के पूर्व ये सब आ चुके थे, लेकिन उतना अनुशीलन और अनुमोदन नहीं हुआ था जितना कि होना चाहिए था। इधर ध्वनि सिद्धांत एक नितांत आंतरिक तत्व तो है ही, आनंदवर्धन ने इसमें अन्य काव्य तत्वों के अतिरिक्त रस, अलंकार
और रीति को भी समुचित स्थान दिया था। ये है इनके नूतन होने का कारण। इन्होंने ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन उसमें अर्थ के बारे में भी चर्चा की, अलंकार के बारे में भी चर्चा की और रीति के बारे में भी चर्चा की। इसी कारण इन्हें इस युग का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। ठीक है। आनंदवर्धन के ध्वनि तत्व का पूरे 200 वर्षों तक विरोध होता रहा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन आनंदवर्धन ने किया था, उसका लगभग 200 वर्षों तक विरोध होता रहा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ध्वनि विरोधी आचार्य कौन से। तो अब क्लियर हो जाएगा आपको कि धनंजय, जिन्होंने कि 10 रूपक नाम से लिखा, इसे तात्पर्य में अंतर्भूत करना चाहा था। कुंतक दूसरा नाम आता है, जिनका ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम, जिन्होंने कि वक्रोक्ति में इसको अंतर्भूत करना चाहा। तीसरा नाम आ रहा है महिम भट्ट, जिनकी रचना का नाम है व्यक्ति विवेक। जहां इन्होंने ध्वनि का विरोध किया, वहीं परीक्षा के दृष्टिकोण से ये तीनों आचार्य काफी इंपॉर्टेंट है और इनकी रचनाएं प्राय परीक्षाओं में पूछी जाती है। इनको बिल्कुल आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। 10 रूपक, वक्रोक्ति जीवितम और व्यक्ति विवेक, यानी कि धनंजय, कुंतक और महिम भट्ट तीनों ने ध्वनि का विरोध किया। इनके विरोध के बाद इन लोगों ने अनुमान लगाया, खासतौर से तीनों आचार्यों ने, कि अनुमान में इसके अतिरिक्त इसे अभिधा लक्षणा में भी अंतर्भूत करने का प्रयास किया था, ध्वनि सिद्धांत। लेकिन इन लोगों के बाद मम्मट आते हैं और उन्होंने ध्वनि को एक अलग ढंग से देखने की कोशिश की। वही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि 11वीं शती में मम्मट आते हैं, जिनका ग्रंथ है काव्य प्रकाश, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। मम्मट ने इन ध्वनि विरोधियों का खंडन करते हुए ध्वनि सिद्धांत की स्थापना, यानी कि जिस ध्वनि सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया था आनंदवर्धन ने, बाद में 200 वर्षों तक लगातार का विरोध होता रहा, जिसमें कि 3 आचार्यों का नाम सामने उभर कर आया। फिर मम्मट का नाम आता है। उन्होंने उन ध्वनि विरोधियों का खंडन करते हुए पुनः ध्वनि सिद्धांत की स्थापना। तो एक ऐतिहासिक परिवर्तन आप देख रहे होंगे यहाँ पर। हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि ध्वनि सिद्धांत को बाद में किसने प्रतिष्ठित किया, तो वो थे मम्मट। इनके ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। मम्मट के परवर्ती आचार्यों में से 2 प्रसिद्ध आचार्य हैं, विश्वनाथ और जगन्नाथ। ये वही जगन्नाथ हैं जिनको कि हमने शुरू में बताया कि ये अंतिम आचार्य के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन जब मम्मट ने ध्वनि सिद्धांत को स्थापित किया, तो इनके परवर्ती आचार्यों में विश्वनाथ और जगन्नाथ। विश्वनाथ के ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण, और विश्वनाथ जो है हालांकि रसवादी आचार्य। कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछ दिया जाता है कि विश्वनाथ किस तरीके के आचार्य हैं, रसवादी आचार्य हैं, लेकिन इन्होंने भी रस को ध्वनि का ही एक भेद माना है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको देखने को मिल रहा होगा कि विश्वनाथ रसवादी आचार्य तो हैं, लेकिन उन्होंने ध्वनि को रस का एक भेद माना है, यानी कि ध्वनि को भी शामिल किया है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि मम्मट के प्रतिष्ठापित करने के बाद विश्वनाथ और जगन्नाथ, इन दोनों ने ध्वनि सिद्धांत में भी अपना महत्वपूर्ण काम किया है। वहीं देखा जाए तो जो जगन्नाथ है वो ध्वनिवादी आचार्य है। इस प्रकार भरत से लेकर या अमर से लेकर जगन्नाथ तक काव्यशास्त्री ग्रंथों का लगातार निर्माण होता रहा। भरत का नाट्य शास्त्र मूलतः नाट्य विधान से संबंधित ग्रंथ था। इसी बीच नाट्य विधान से संबंधित अन्य ग्रंथ भी लिखे गए, यानी कि केवल नाट्य शास्त्र ही नाटक को ध्यान में रखकर नहीं लिखा गया, बाकी आगे चलकर तमाम और आचार्यों ने नाट्य विधान संबंधी अलग अलग ग्रंथों को लिखे, जिसमें कि धनंजय का 10 रूपक, सागर नंदी का नाटक लक्षण रत्न कोश, ये आपके लिए नया हो सकता है, इसको नोट कर सकते हैं। रामचंद्र गुणचंद्र का नाट्य दर्पण, शारदा तनय का भाव प्रकाशन और सिंह भूपाल का रसायणव सुधाकर, ये सभी नाट्य विधान विषय ग्रंथ हैं। काफी इंपॉर्टेंट से फैक्ट्स हैं, आपको ध्यान में रखना है। 10 रूपक, नाटक लक्षण रत्न कोश, नाट्य दर्पण, भाव प्रकाशन, रसायणव सुधाकर, ये क्या है, नाट्य विधान पर लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सब इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में बैठाते जाइए। इनके अतिरिक्त विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण के 6ठे परिच्छेद में नाट्य विधान का प्रतिपादन किया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने उभर कर आ रहा है कि विश्वनाथ ने भी साहित्य दर्पण के 6ठवें परिच्छेद में नाट्य विधान पर
विचार किया। नायक नायिका भेद प्रकरण को भी मूलतः नाट्य विधान से संबंधित विषय मानना चाहिए। यही कारण है कि इन सभी ग्रंथों में इस प्रकरण को यथोचित स्थान मिला है। यानी कि जितने भी ऊपर नाट्य विधान से संबंधित ग्रंथ लिखे गए थे उसमें नायक नायिका भेद प्रकरण को बड़ी ही महत्ता के साथ लिखा गया है, स्थान दिया गया है। नायक नायिका भेद प्रकरण पर अन्य ग्रंथ भी लिखे गए जिसमें कि भानु मिश्र का रस मंजरी ग्रंथ इस दिशा में उल्लेखनीय है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि रस मंजरी के लेखक कौन है, रचयिता कौन है, या फिर रसमंजरी किसने लिखा है, तो भानु मिश्र। रखिए उसमें भी नायक नायिका भेद प्रकरण को ध्यान में रखा गया। काव्य सिद्धांत और नाट्य सिद्धांतों के अतिरिक्त संस्कृत काव्य शास्त्र का एक अन्य विषय रहा है कवि शिक्षा। तो इंपॉर्टेंट ये भी फैक्ट है कि संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य सिद्धांत और नाट्य सिद्धांत दोनों पर तो बातचीत की गई, लेकिन एक तीसरा जो इसका अंग है वो है कवि शिक्षा। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि कौन से आचार्य कवि शिक्षा के अंतर्गत माने जाते हैं, जिसमें नाम दिया गया है राजशेखर, वाघभट्ट, द्युति, हेमेंद्र, अमरचंद्र, देवेश्वर आदि ने अपने ग्रंथों में अन्य काव्य तत्वों के साथ इसे भी निरूपित किया, यानी कि कवि शिक्षा को भी ध्यान में रखा है। तो खासतौर से इसमें जो सबसे बड़ा नाम आपको दिखाई दे रहा है राजशेखर, दूसरा नाम है क्षेमेंद्र। पूछ लिया जाता है कई बार कि निम्नलिखित में से कवि शिक्षा या फिर कवि शिक्षक के रूप में कौन आचार्य माने जाते रहे, तो राजशेखर और क्षेमेंद्र का नाम आप अपने दिमाग में रखिए। राजशेखर ने इस मामले में काफी काम किया। उक्त आचार्यों में से भरत, वामन, आनंदवर्धन और कुंतक काव्य शास्त्रों के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं। ये एक आप अगली नई यहाँ पर श्रेणी देख रहे हैं कि उद्भावक आचार्यों की बात की जाए तो उसमें भामह, भरत, वामन और आनंदवर्धन का नाम लिया जाता है, साथ में कुंतक भी। यानी कि लगभग 1 2 3 4 5 आचार्य हैं जो कि उद्भावक के रूप में जाने, क्योंकि इन्होंने किसी न किसी नूतन काव्य सिद्धांत का सर्वप्रथम व्यवस्थित विवेचन किया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि उद्भावक आचार्य क्या होता है, तो यहाँ पर बताया गया ये जितने भी आचार्य, चाहे भरत हो, भामा हो, वामन हो, आनंदवर्धन हो, कुंतक हो, इन्होंने किसी न किसी रूप में नए सिद्धांत की स्थापना। तो जाहिर सी बात है कि रस हो गया, अलंकार हो गया, रीति हो गया, ध्वनि हो गया और वक्रोक्ति हो गया, इसलिए इनको क्या माना गया, उद्भावक आचार्य। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक अगली श्रेणी है संग्रहकर्ता आचार्य, जिसमें कि रुद्रट, भोजराज, मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ का नाम लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने पूर्ववर्ती काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों का स्वच्छ एवं व्यवस्थित संग्रह प्रस्तुत किया। तो अब आपके दिमाग में उद्भावक आचार्य और संग्रहकर्ता आचार्य दोनों क्लियर हो गए होंगे कि आखिरकार ये क्या है। उद्भावक आचार्य जो कि नवीन सिद्धांतों की स्थापना किए थे, और संग्रहकर्ता आचार्य जो थे वो अपने पूर्ववर्ती काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों का विकास करने में अपना योगदान दिए थे। इनके अतिरिक्त राजशेखर, अग्निपुराणकार, रोयक, जयदेव, हेमचंद, वाघभट्ट प्रथम ने भी संग्रह ग्रंथों का निर्माण किया, जिनमें मौलिक उद्भावना बहुत कम है। उक्त उद्भावक, संग्रहकर्ता एवं नाट्य विधानकार आचार्यों के अतिरिक्त विभिन्न व्याख्याताओं एवं टीकाकारों ने भी काव्यशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक और अगली यहाँ पर कड़ी जुड़ रही है व्याख्याताओं की और टीकाकार। जब भी आप संस्कृत काव्यशास्त्र पढ़ेंगे तो वहां पर आपको कई टीकाकार मिलेंगे, जिसमें कि अभिनव गुप्त का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, जिन्होंने कि नाट्यशास्त्र पर भी लिखा और ध्वन्यालोक पर भी लिखा था। उन्होंने टीका ही लिखा था, कई बार परीक्षा में वो दोनों टीकाएं पूछी जाती हैं। तो इनमें हम देखते हैं व्याख्याताओं और टीकाकारों में भट्टलोलट, शंकुक, भट्टतौत, भट्टनायक और अभिनव गुप्त, इन्होंने भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित रस विषयक सूत्र की व्याख्या की है। तो बिल्कुल अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये जो 4 आचार्य माने जाते हैं, भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त, इन्होंने रस सूत्र की व्याख्या की थी और अपने अपने हिसाब से उसको व्याख्यायित किया था। तो ये व्याख्याताओं के रूप में आ गए। और जैसा कि मैंने बताया कि इनमें से अभिनव गुप्त की 2 टीकाएं उपलब्ध हैं, अभिनव भारती जो कि नाट्य शास्त्र की टीका है, और लोचन, ध्वन्यालोक लोचन जो कि ध्वन्यालोक की टीका है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से कई बार पूछा जा चुका है। उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल आप अपने दिमाग में बैठा लियो। आगे बात करें, इसके अतिरिक्त अन्य भी प्राय सभी काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की टीकाएं प्रस्तुत की गई हैं।
काव्य प्रकाश की तो 70 से अधिक टीकाएं बताई जाती। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि नाट्य शास्त्र, काव्य अलंकार, ध्वन्यालोक की ज्यादातर टीकाएं नहीं आई हैं, बल्कि काव्य शास्त्र जो काव्य प्रकाश है मोहम्मद द्वारा लिखा गया है, इसकी 70 से अधिक टीकाएं लिखी गई। तो कितना इंपॉर्टेंट ये ग्रंथ रहा होगा इसका अनुमान आप लोगों ने लगा लिया होगा। इनमें गोविंद ठाकुर की प्रदीप टीका अति विख्यात, यानी कि एक नई रचना आप यहाँ पर देख रहे हैं कि काव्य प्रकाश पर प्रदीप टीका नाम से गोविंद ठाकुर ने लिखा है, जो कि काफी फेमस है। तो आप भी इसको ध्यान में रखिए। अभिनव गुप्त और गोविंद ठाकुर यद्यपि टीकाकार हैं, किंतु इन्हें विशेषतः प्रथम को आचार्य पद से विभूषित किया जा सकता है। जो अभिनव गुप्त हैं इनको आचार्य भी माना जा सकता है टीकाकार के अलावा भी। इस प्रकार देखा जाए तो 1.5-2 सहस्त्र वर्षों की इस कालावधि में काव्य नाटक और काव्य शिक्षा संबंधी सिद्धांतों का लगातार सर्जन, विवेचन और समीक्षण तथा संकलन होता रहा। समग्र काव्य शास्त्री अगर वर्ण विषय को ध्यान में रखें तो काव्य शास्त्र की परंपरा में ये अंग महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो कि नीचे दिए गए हैं। इसमें काव्य रूप के अंतर्गत काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन और काव्य भेद आता है। कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि काव्य रूप किसे कहते हैं और उसको स्पष्ट कीजिए, तो हम दाएं बाएं झाँकना शुरू कर देते हैं और समझ में ही नहीं आता कि काव्य रूप क्या है। यहाँ पर बताया जा रहा है काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन और काव्य के जो भेद है, दृश्य और श्रव्य, ये सब क्या है, काव्य के रूप है। इसके अलावा शब्द शक्ति, ध्वनि, रस, गुणीभूत व्यंग, नाट्य विधान, दोष, गुण, रीति और अलंकार, ये सब अंगों पर लगातार आचार्यों ने बातचीत किया, विमर्श किया, जो कि आप अच्छे से जानते हैं। वही उनके सिद्धांत के रूप में भी चलकर प्रचलित हुए। अगर समग्र काव्य शास्त्री परंपरा की बातचीत करें तो मुख्य रूप से 5 सिद्धांतों की बात की जाती है। वैसे टोटल 6 सिद्धांत हैं, लेकिन मूलतः 5 सिद्धांत ही हैं। और वो कौन कौन से हैं? रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत। ठीक है, तो कुल मिलाकर 5 माना जाता है। लेकिन आगे चलकर एक और इसमें सिद्धांत जुड़ जाता है जिसका नाम है औचित्य सिद्धांत। ठीक है, तो जो मैंने 6 सिद्धांतों की बात की थी वो अब क्लियर हो गए होंगे। इन सिद्धांतों को वाद भी कहा जाता है और संप्रदाय भी कहा जाता है। तो आपको रसवाद अगर कहीं लिखा रहा है या फिर रस संप्रदाय लिखा जा रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों क्या है, एक ही है। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है अलंकारवाद या फिर अलंकार संप्रदाय। तो 6 संप्रदायों की हमने बातचीत कर ली और उनके प्रतिष्ठापकों के बारे में भी आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि भरत हो गए, भामा हो गए, वामन, आनंदवर्धन, ठीक है, कुंतक और क्षेमेंद्र। ये क्या है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्षेमेंद्र ने भी अपने ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा में औचित्य सिद्धांत की चर्चा की है। किंतु यह काव्य तत्व वस्तुतः स्वतंत्र सिद्धांत न होकर काव्य शास्त्र के अन्य तत्वों का उपादेय मात्र माना जाता है या फिर साधन माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर 6 संप्रदायों को न मानकर 5 माना जा रहा है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से वर्तमान समय में आप उसको 6 मानकर ही चलिए। इस विद्या का काव्य शास्त्र नाम है तो बहुत पुराना, पर अधिक प्रचलित आधुनिक युग में हुआ है। यानी कि जो काव्य शास्त्र नाम है ये नया नहीं रहा, पुराना ही है, लेकिन प्रचलित हुआ है। वस्तुतः इस विद्या के अनेक नाम प्रचलित रहे हैं। अब कौन कौन से नाम रहे? वाल्मीकि रामायण में इस विद्या के लिए क्रियाकल्प नाम दिया, जो हम संस्कृत काव्य शास्त्र या काव्य शास्त्र कह देते हैं, उसको वाल्मीकि रामायण में कहा गया है क्रियाकल्प। अब आपको ये नई जानकारी लगी होगी। इसके अलावा वात्स्यायन ने कामसूत्र में 64 कलाओं में एक कला गिनाई है जिसका नाम है काव्य क्रियाकल्प। यानी कि काव्य लिखना भी क्या है, 64 कलाओं के अंतर्गत एक कला है। संभवतः इस विद्या का अलंकार शास्त्र नाम बहुत प्रचलित रहा होगा और इस तथ्य की पुष्टि इससे होती है कि भामह, उद्भट, वामन, रुद्रट, रुय्यक और केशव मिश्र ने अपने अपने ग्रंथों का नाम अलंकार पर ही रखा है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किन किन आचार्यों ने अपने ग्रंथों का नाम अलंकार शब्द से जुड़ा हुआ रखा है, जिसमें कि नाम दिया गया है भामह, उद्भट, वामन, रुद्रट, रुय्यक और केशव मिश्र। तो इनकी रचनाओं को एकदम से आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, क्योंकि माइनर अंतर रहेगा और परीक्षा में आप कंफ्यूजन
शिकार हो सकते हैं, इसलिए पहले से ही क्लियर करके रख लीजिए। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया भामा का काव्य अलंकार। इस रूप में अलंकार शब्द क्षत्रिय न्याय से अलंकार के साथ साथ अन्य भी सभी काव्य तत्वों का वाचक माना गया। इस विद्या को राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में साहित्य विद्या कहा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि काव्य शास्त्र को साहित्य विद्या किसने कहा, तो राजशेखर ने कहा। काव्य मीमांसा की रचना है उसमें साहित्य विद्या कहा था। राजशेखर का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है भारतीय काव्य शास्त्र में। ठीक है, आगे बात करते हैं। भोजराज ने इसे काव्य शास्त्र नाम, भोजराज का जो दिया गया नाम है काव्य शास्त्र, वही आगे चलकर प्रचलित हो गया। इस विद्या को अंग्रेजी में पोएटिक्स के आधार पर काव्य शास्त्र नाम देना अधिक उपयुक्त लगता है। अलंकार शास्त्र में अलंकार शब्द अनुप्रास, उपमा आदि के लिए रूढ़ हो गया तथा साहित्य शास्त्र में साहित्य शब्द आज भी वस्तुतः वांग्मय यानी कि लिटरेचर का पर्यायवाची बन चुका है। इस प्रकार अलंकार शास्त्र नाम अव्याप्त है तो साहित्य शास्त्र नाम अतिव्याप्त है, अतः काव्य शास्त्र नाम ही ज्यादा उपयोग लगता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने भारतीय काव्य शास्त्र को एक दृष्टि में देखने का प्रयास किया था। उम्मीद है कि बहुत सारी नई चीजें आपको पता चली होंगी और जो मुख्य मुख्य चीजें रही हैं वो भी आपके दिमाग में बैठ गया। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए